अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी बच्चों, आज हमारा एक्सरसाइज वर्क होगा, ठीक है। चैप्टर आपको पता है क्या था कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, सज्जाद हुसैन जल्द्रम का लिखा हुआ, ठीक है। उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरह से दोबारा पढ़ा होगा और खुलासा लिख लिया होगा, ठीक है। खुलासे में दो ही बातें अहम थी। एक फ़कीर था, ठीक है, तो मुसन्निफ़ उसकी बात सुनता है और कहता है कि कितना खुश नसीब है, इसका कोई दोस्त नहीं, ठीक है। और क्योंकि मुसन्निफ़ के अपने बहुत सारे दोस्त होते हैं, ठीक है, जिनसे वो पीछा भी छुड़ाना चाहता है और उनसे ताल्लुक़ भी रखना चाहता है, और इन्हीं बात को अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों को करके बयान करता है। 3-4 दोस्तों का ज़िक्र करता है, तो आपने उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिखना था। इस तरह से ये खुलासा तैयार हो जाना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने इसका एक्सरसाइज वर्क स्टार्ट करते हैं। सफ़ा नंबर 55 पे इसका एक्सरसाइज वर्क स्टार्ट होता है। इसके मुताबिक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का लब्बे लबाब क्या था? ठीक है, सफ़ा नंबर 54 पे इसका आंसर, ठीक है। सफ़ा यानी कि जो आपके लेसन का सफ़ा नंबर 48 पे, ठीक है, 48 का सेकंड पैराग्राफ जो है वो इसका आंसर है। आपने उसको लब्बे लबाब का मतलब है कि फ़कीर ने क्या बात करता था, फ़कीर किस तरह सदा लगा रहा था, वो आपने बयान करनी है। अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने लफ्ज़ों में नहीं लिखना चाहते, एज इट उतारना चाहते हैं, तो उसको आपने वहाँ से ले लेना है, ठीक है। सफ़ा नंबर 48 सेकंड पैराग्राफ, ए मुसलमान, ए भाई मुसलमानों, यानी कि ये फ़कीर जो है सदा देता था, ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। यहाँ से लेकर जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ, यहाँ तक ये आपने पूरा जो उसका है पैराग्राफ, वो आपने इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है। इसके बाद सफ़ा नंबर 55 पे ही आप सवाल देखिएगा कि मुसन्निफ़ पर इस फ़कीर ने क्या असर किया, यानी कि मुसन्निफ़ ने जब फ़कीर की बात सुनी तो उस पर क्या असरात आए, ठीक है। तो सफ़ा नंबर 48 ही के बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ की लास्ट लाइन से देखिएगा। बात ये नहीं कि इसके दरमियान है, आप अपने अल्फाज में उसको बयान कीजिएगा, या एज इट देखिए किस तरह से है कि लास्ट पैराग्राफ उसकी सेकंड लास्ट लाइन बिल्कुल आखिर में, कि मैं, यानी कि वो मवाजना करता है, मुसन्निफ़ अपने आप का फ़कीर से मवाजना करता है। जब वो फ़कीर की बात सुनता है तो उससे अपना मवाजना करता है कि मैं किन बातों में उससे मैं बेहतर हूँ, किन बातों में मुझसे बेहतर है, ठीक है। कि मैं काम करता हूँ, मेहनत, वो मुफ्तखोरी करता है, ठीक है, मुफ्तखोरी से दिन गुजारता है। यानी कि फ़कीर का काम तो सिर्फ है ना सदा लगाना, ठीक है, आवाज़ लगाना और पैसा कमा लेना। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर लोग उसे पैसा दे देते थे, ठीक है। नीज़ ये कि मैंने तालीम पाई और वो जाहिल है, यानी कि वो कहता है मुसन्निफ़ कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और वो एक जाहिल। मैं अच्छे लिबास पहनता हूँ और वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, ठीक है। यानी कि ये मवाजना पहले आपने थोड़ा सा बताना है उसके बारे में, कि ठीक है। और कहता है कि इन चीज़ों में मैं उससे बेहतर हूँ और वो इससे बल्कि इससे आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे बदर्जा अच्छी है, ठीक है। इसकी सेहत पर मुझे रश्क आता है, यानी वो कहता है कि उसकी सेहत भी मुझसे अच्छी है। मैं दिन रात फ़िक्र में गुजारता हूँ और वो इत्मीनान से बसर करता है, ठीक है। यानी कि फ़िक्र उसकी क्या थी मुसन्निफ़ की, कि उसको लिखने का शौक़ था, लिखता था, तो उसको लिखने के लिए वक्त चाहिए होता था, तो वो सोच व विचार में रहता था। जबकि फ़कीर क्या था, सारा दिन गलियों में फिरना, आवाज़ लगाकर, अपनी दर्द भरी आवाज़ सुनाकर लोगों से पैसे बटोरना, ठीक है। तो वो एक मुसन्निफ़ जो है उससे अपनी कंपैरिज़न करता है और फिर ये बताता है, और यही बात जो है, यानी कि इसी पैराग्राफ की आखिरी सेकंड लास्ट लाइन में देखिए, आखिरकार मैं इस बज़ाहिर अजीब मुसीबत पहुंचा, जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है वही इसके हक़ में नेमत है। यानी कि फ़कीर जो है वो इसको मुसीबत कह रहा है, जबकि वो इसके हक़ में नेमत है, क्योंकि उससे उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है। जबकि अगर ये इस बात को मेरे हवाले से देखा जाए कि उसका कोई दोस्त नहीं, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, तो अगर ये सच है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए, ठीक है। ये 2-4 बातें मिलाकर आपने इसका जवाब बनाना है।
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پھر دیکھیے صفحہ نمبر 55 پہ سوال نمبر 3 آپ کے سامنے آئے گا کہ مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے کیا شکایت تھی. ٹھیک ہے. اس کا آنسر 50 پیج پہ فرسٹ پیراگراف میں، 50 پیج فرسٹ پیراگراف. ٹھیک ہے. اس میں آپ فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن میں دیکھیے جہاں پر ان کے بڑبڑیا دوست کے، بڑبڑیا کا کیا مراد ہے، مطلب کیا ہے بڑبڑیا کا مطلب بہت بولنے والا، بہت زیادہ باتیں کرنے والا. تو وہ کیا تھا کہ اس کا بتانا ہے کہ کس طرح سے اس نے تعارف کروایا. ٹھیک ہے. کہ شکایت کیا تھی اس کی، کہ وہ جب بھی آتا تھا کہ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھوچال کے آنے سے کم نہیں. جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیے گا کہ میرے بڑبڑیا دوست جو ان سے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں تو شور مچاتے آتے ہیں، کوئی چیزیں ادھر پھینکتے ہیں، کوئی ادھر پھینکتے ہیں، اور ان کا آنا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی زلزلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں ان کے آنے پر کہتا ہوں کہ وہ نہیں آ رہے، قیامت آ رہی ہے. ٹھیک ہے فرینڈس. اس کے بعد دیکھیے آپ کا اگلا سوال دال نمبر پہ، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا تھا. یہ بھی ان کے دوست تھے. ٹھیک ہے. مصنف کے دوست. صفحہ نمبر 50 پہ ان کا اس کا آنسر ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. 51 پیج پہ آنسر اس کا دیکھیے گا. اور یہ بھی فرسٹ پیراگراف کی فرسٹ لائن کے آخر میں دیکھیں کہ جو تحسین ان کے دوست تھے ان کی کیا ان کی گفتگو کا محور کیا تھا، ان کے اپنے بیوی بچے اور ان کی بیماری تھی. ٹھیک ہے. وہ جب بھی آتے تھے اپنی بیوی بچے کے بارے میں بات کرتے، ان کی بیماری کہ آج اس کو فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا. تو یہ بھی اپنے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. کہتا ہے مصنف کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ موضوع کو بدلوں. جب بھی وہ بات کرتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو کرتے ہیں تو میں نے کوشش کی کہ اس موضوع کو بدلیں، لیکن پھر گھما پھرا کر وہ اپنے بیوی بچوں پر ہی آ جاتے ہیں، ان کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آپ کا سوال ہے پہ، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دلدادہ ہیں. ٹھیک ہے. 51 پیج پہ. ٹھیک ہے. 51 پیج پہ ہی سیکنڈ پیراگراف میں ان کے دوست کا ذکر ہے جو کہ ادب سے خاص لگاؤ رکھتے تھے. ان میں آپ نے صرف نام لکھنا ہے، شاکر خان صاحب. ٹھیک ہے. جو کہ ضلع موضوع سلیم پور کے رئیس تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ امیر معزز لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. یہ آپ کے کوسچن آنسرس تھے. اب ہم صفحہ نمبر 52 پہ آئیں گے جہاں پر آپ کی ایکسرسائز کے بقیہ سوال ہیں. ان کو دیکھیے. سوال نمبر 2، سبق کے متن کو سامنے رکھتے ہوئے درست جواب کا نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. یہ بھی آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک دو میں بتا دیتی ہوں کیونکہ اگر لیسن اچھی طرح پڑھ لیا ہے تو پھر آپ کا اس کا جواب دینا مشکل نہیں ہوگا. الف ہے جیسے آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا، تو کتنے بچے تھے اس کے 7. وہ صدا لگا رہا تھا کہ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں. ٹھیک ہے. اور مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا تھا، دوستوں کا نہ ہونا. یعنی کہ مصنف جو ہے اپنے دوستوں سے پریشان تھا، جبکہ وہ فقیر کیا تھا، اس نے کہا کہ میرا کوئی دوست نہیں. تو یہ نعمت تصور کرتا ہے مصنف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ اگلے والے میرا خیال ہے خود کر لیں گے اور بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے. آپ کو کرنا ہے کیونکہ یہ آبجیکٹیو ٹائپ ہے، یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 آپ کا خالی جگہ پر کرنی ہے. آپشن میں دیکھیے 3 آپشنس انہوں نے دی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ نے پٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. پہلی میں آپ کو بتاتی ہوں، اگلی آپ نے خود کرنی ہے. کہ چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر ڈیش تھا، بھوکا تھا، بیمار تھا یا غریب الوطن تھا. تو کیا تھا؟ غریب الوطن، یعنی کہ اپنے وطن سے دور تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے والے آپ خود کیجئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم صفحہ نمبر 57 پہ. اس کا سوال نمبر 4، یہ بھی آبجیکٹیو ٹائپ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. غلط اور درست کی نشاندہی کرنی ہے. کہ چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر صدا لگا رہا تھا، کیا یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو آپ نے نشان لگانا ہے کہ غلط ہے، کیونکہ اس کی کوئی شکل صورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. ایک واجبی سی شکل کا انسان تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد امید ہے کہ آپ اگلے والے خود کر لیں گے. ٹھیک ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک. آپ 10th کلاس ہیں اس لیے میں یہ چیزیں چھوڑ دیتی ہوں کہ آپ کو اس طرح سے سبق کو پڑھنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے. اور جب سبق کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے خلاصہ لکھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بار بار جب آپ
देखेंगे ना, आप इसका यानी कि अगले का जवाब ढूंढने के लिए आप दोबारा सबक पे जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे तो आपको खुलासा लिखने में आसानी होगी। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5 पे आपका है कि सियाको सबाक के हवाले से मदरजा ज़िल इक़्तिसाबात की तशरीह कीजिए। ठीक है। सियाको सबाक का तरीक़ाकार आपको बता दिया था कि क्या है, कि जहाँ से पैराग्राफ लिया जाता है आपको पूरी कहानी का लब्बे लबाब पता होना चाहिए कि पैराग्राफ लिया कहाँ गया, क्या सबक का इब्तदाई हिस्सा है या दरमियानी हिस्से से लिया गया है या आखिरी हिस्से से लिया गया है। ठीक है। फिर आपने मुसन्निफ़ का नाम बताना है, सबक का नाम बताना है। ठीक है। हवाला या मतन देना है। ठीक है। सियाको सबाक होता है उसका हवाला देना कि सबक लिया कहाँ से गया है, और उसके बाद आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है अपने अल्फाज में, यानी कि जो लफ्ज़ लिखे होते हैं उनको अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके आपने उसको तहरीर करना होता है। ठीक है। ये आपका इक़्तिसाबात की तशरीह होती है। इसके बाद है आपका सवाल नंबर 6, इस सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तो खुलासा आप लिख चुके हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। सवाल नंबर 7 में मुहावरात को अपने अल्फाज में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक एक्टिविटी है, आपने खुद करनी है। मैं मीनिंग आपको एक सारों के बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। लफ्ज़ ब लफ्ज़ होता है, हर्फ ब हर्फ बात होना, बिल्कुल एज इट बयान करना। ठीक है। नहीफ़ व नज़ार मीन कमज़ोर। ठीक है। ज़िंदगी धोबर होना, ज़िंदगी मुश्किल होना, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होना। निचना ना बैठना, इन्हीं के बिल्कुल ज़िंदगी में बड़ी हलचल होना। ठीक है। टिक करना बैठना किसी जगह पर। कलेजे पर पत्थर रखना मीन बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूर कर किसी बात पे कायम रखना। ठीक है। शायान शान मीन अपनी इज़्ज़त के मुताबिक। माथा ढकना मीन कोई शक होना किसी बात पे। रब्तुल निसा मीन तारीफ़ करना। ठीक है। किसी की तारीफ़ के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ उनको रब्तुल निसा कहते हैं, किसी की तारीफ़ में जो अल्फाज बोले जाएँ। ठीक है। इसके बाद आपका ये ग्रामर वर्क है। इस ग्रामर वर्क को हम अपने ग्रामर की जो एक्टिव बनेगी वीडियोस उसके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। जब वहाँ पर हम जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद सफ़ा नंबर 58 पे देखिए, सवाल नंबर 8 उसी से रिलेटेड है ग्रामर वर्क से। तो इंशाल्लाह जब हम ग्रामर वर्क करेंगे तो उस वक़्त इसकी वजाहत हो जाएगी। आखिर में एक हेडिंग दी हुई है अफ़साना। तो अफ़साना के बारे में सिर्फ़ आपके लिए जानना ज़रूरी कि अफ़साना होता क्या है। ये एक फ़र्ज़ी कहानी होती है जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के किसी पहलू पर रोशनी डाले। ठीक है। इसके किरदार फ़र्ज़ी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। इसकी तवालत इतनी होती है कि एक निशित में पढ़ा जा सकता है। वहादत तासर इसकी बड़ी खूबी होती है, यानी कि बिल्कुल एक ही नशिस्त में बैठ कर आप अफ़साने को पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का लेसन का एक्सरसाइज वर्क था। उम्मीद है कि आपने गौर से सुना होगा और उसको अपने कॉपियों पे सवालों के जवाब को अपने अल्फाज में लिख कर तैयार कीजिएगा। ठीक है। इंशाल्लाह जब स्कूल खुल जाएंगे अगले महीने से तो उसकी फिर आपसे प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि जो कुछ आपने याद किया कि आपको अच्छी तरह से आ गया। तो उम्मीद है कि अब आपने अच्छी तरह से उसको याद करना है। ठीक है। तो अब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।